दोस्तों, किसी ने क्या गजब की बात कही है कि अगर आप अपना वक्त बदलना चाहते हैं तो वक्त को ज़रा सा वक्त दीजिए। नमस्कार, मैं हूं रामराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है, लेसन नंबर 10, समानता के लिए संघर्ष, यानी कि स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। देखिए, 7th क्लास पॉलिटी के पहले अध्याय के अंदर हमने समानता के अधिकार के संदर्भ में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और आज ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से समानता के अधिकार की रक्षा न होने पर लोगों ने बहुत से संघर्ष किए हैं। तो इसी पर है हमारा आज का चैप्टर। अब बात कर लेते हैं कि लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किस आधार पर किया जाता है, वे कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पर असमानता का व्यवहार होता है लोगों के साथ। तो पहला पॉइंट आपके इसी के संदर्भ में आ रहा है कि भारत में धर्म, जाति और लिंग कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भारतीय संविधान किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी नागरिकों को समान अधिकार का प्रावधान दिया गया है। लेकिन रियलिटी ये है कि लोगों के साथ अभी भी भेदभाव होता है। अब देखिए, ये अधिकतर भेदभाव होता किसके साथ है? अमीरों के साथ तो होने से रहा, या ज़्यादा जो संपन्न या समृद्ध लोग हैं उनके साथ तो ये भेदभाव होता नहीं है। ये भेदभाव किसके साथ होता है उसका जिक्र हो रहा है आगे की पॉइंट के अंदर। देखिए, भारत में ये एक वास्तविकता है कि जो गरीब हैं, सामान्यतः दलित और आदिवासी और इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, इनके साथ भेदभाव होता है। और इनके अंदर भी विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं या दलित महिलाएं या मुस्लिम महिलाएं, उनके साथ ये असमानता का व्यवहार बहुत ज़्यादा होता है, भेदभाव का व्यवहार बहुत ज़्यादा होता है। अब चूंकि हमने जिक्र किया है कि दलितों, आदिवासियों, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ये भेदभाव होता है, तो हम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर इन समुदायों की संख्या कुल कितनी क्या है उसका परसेंटेज आगे बताया जा रहा है। देखिए, आपकी जो ये बुक है, इस बुक के अंदर तो 2001 के डेटा बताए गए हैं, लेकिन आपको पुराने डेटा याद नहीं रखने हैं। एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन पुटअप होगा इसमें से, तो वो नए जो डेटा है 2011 की जनगणना के अनुसार उसके डेटा पूछे जाएंगे। अब मैं ये वीडियो फिलहाल 2019 के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो आप आज से 5 साल बाद में देख रहे हो, तो आप अपने हिसाब से ये डेटा संशोधित कर लेना, ठीक है। तो देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के अंदर महिलाओं का कुल प्रतिशत है वो है 48.33%। और बात करें मुस्लिम जनसंख्या का परसेंटेज, तो मुस्लिम जनसंख्या है 14.2%। और उसके बाद आगे आ रहा है दलितों का प्रतिशत, तो वो है 16.6%। और आदिवासियों का प्रतिशत बताया जा रहा है 8.6%। तो इस तरह से 2011 की जनगणना के अनुसार इन सब का प्रतिशत बताया गया है, जो डेटा आपको ध्यान रखना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए, आगे जो भी कहानी आएगी इस चैप्टर के अंदर, वो समानता के लिए संघर्ष की ही एक कहानी बताई गई है, और ये कहानी है तवा बांध के निर्माण की। तो अब इस चैप्टर के अंदर आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लोगों ने तवा बांध को लेकर के अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। तो आगे हेडिंग आ रही है आपके तवा बांध। देखिए, ये तवा बांध क्या है और इसके संबंध में क्या कहानी बताई जा रही है उसका हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तवा बांध की लोकेशन बताई जा रही है कि ये बांध मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच से निकली तवा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये लोकेशन आ गई है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में थोड़ा सा बताया जा रहा है तवा नदी के संदर्भ में। देखिए, ये तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी, जो छिंदवाड़ा से लेकर के बैतूल जिले में होती हुई होशंगाबाद के पास नर्मदा के अंदर मिलती है। और उसके बाद नर्मदा में मिलने से करीब 40 किलोमीटर पहले तवा नदी पंचमढ़ी से निकली देनवा नदी में मिलती है। तवा और देनवा के संगम पर ही ये बांध बना हुआ है, ठीक है। जो तवा नदी और देनवा नदी है, ये दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती है, जहाँ पर इनका संगम होता है, वहाँ पर ये बांध बना हुआ है। अब ये सारी जो बातें आई है, ये आपको याद ना हो तो कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है। बस आप एक तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ध्यान रख लेना। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तवा बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है तवा और देनवा नदियों के संगम पर यह बांध बना हुआ है।
उसके बाद आगे इस बांध के निर्माण का जो समय है वो आ रहा है, कालक्रम आ रहा है कि ये तवा बांध 1958 के अंदर बनना शुरू हुआ था और 1978 के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। यानी कि लगभग 20 वर्ष लगे थे इस बांध को बनाने के अंदर। अब हमने ये भी जान लिया है कि ये तवा बांध कहाँ पर है, ये कब बना था, कितना समय लगा था, ये सारी बातें तो हमने डिस्कस कर ली। अब जब ये बांध बनाया है तो इस बांध का विरोध क्यों हुआ था, इसकी क्या वजह है, किस वजह से लोगों ने संघर्ष किया था, उसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब भी किसी बांध का निर्माण किया जाएगा तो बांध का निर्माण होगा तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। जब भूमि की आवश्यकता पड़ेगी तो भूमि सरकार कहाँ से लेगी, जो वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उन लोगों से वो भूमि लेगी। और जब सरकार उनसे वो भूमि ले लेगी तो क्या होगा, वो लोग विस्थापित हो जाएंगे, उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, उनको अपनी आजीविका चलाने में भी मुश्किल होगी। तो ऐसे में अपनी आजीविका चलाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, वापिस सरकार से मांग करेंगे अपने हितों की रक्षा के लिए। तो उसी के संदर्भ में आगे कुछ बातें आ रही है जिसका हम जिक्र करेंगे। तो विरोध का कारण बताया जा रहा है जिसको आप समझिए सही ढंग से। देखिए, 1994 के अंदर एमपी सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया गया था। जब तवा बांध 1978 के अंदर बन के तैयार हो गया था तो उसके बाद बांध के अंदर आपको पता है बहुत सी मछलियाँ भी होती है और मछली पकड़ने का कार्य भी होता है। तो एमपी सरकार है जो मध्य प्रदेश सरकार, उन्होंने क्या किया, 1994 के अंदर तवा बांध के अंदर जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ने का कार्य निजी ठेकेदारों को सौंप दिया था। इससे क्या प्रभाव पड़ा कि वहाँ के जो ग्रामीण लोगों की जो आजीविका थी वो संकट में पड़ गई थी। एक तो पहले ही उन्होंने उनकी ज़मीन लेकर के वहाँ पर बांध बना दिया। अब लोगों के पास आजीविका का एक ही माध्यम था कि वो उस बांध के अंदर जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ करके अपनी आजीविका चलाएं। लेकिन उसमें भी सरकार ने क्या किया, जो मछलियाँ पकड़ने का जो कार्य है वो निजी ठेकेदारों को दे दिया। तो निजी ठेकेदार क्या करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और सरकार को उसमें से कुछ टैक्स वगैरह देते थे। तो ऐसे में जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनकी आजीविका संकट में पड़ गई थी, इसलिए लोगों ने क्या किया, संघर्ष किया। उसके बाद आगे क्या आ रहा है उसको हम पढ़ते हैं। इसलिए ग्रामीणों ने ठेकेदारों का सामना करने और अपने अधिकारों व हितों की रक्षा हेतु तवा मत्स्य संघ नाम का एक संगठन बनाया। यानी कि जो सरकार ने वहाँ पर मछली पकड़ने का जो कार्य था वो निजी ठेकेदारों को सौंप दिया था। अब ऐसे में जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि जो निजी ठेकेदार है उनको मछलियाँ पकड़ने से रोका। लेकिन जो निजी ठेकेदार है वो भी पैसे वाले हैं, तो वो क्या करते थे, उन्होंने ग्रामीणों को मछलियाँ नहीं पकड़ने दी और ग्रामीण बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। तो वो क्या करते थे, स्थानीय ठेकेदार गुंडों से उनको पिटवाते थे। तो ऐसे में उन्हें ज़रूरत पड़ी एक संघ बनाने की, ताकि वो मिलकर के अपनी आवाज़ उठा पाए और सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख पाए। इसलिए उन्होंने एक संघ बनाया, उस संघ का नाम दे दिया उन्होंने तवा मत्स्य संघ। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बात आ रही है, देखिए इनके प्रयासों से 1996 में एमपी सरकार ने बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही देना तय किया। और जो तवा मत्स्य संघ बनाया, जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उस आवाज़ का प्रभाव भी पड़ा और मध्य प्रदेश सरकार ने 1996 के अंदर जो मछली पकड़ने का कार्य है वो निजी ठेकेदारों से छीन लिया और वहाँ से जो स्थापित हुए थे जो स्थानीय लोग, उन लोगों को ये अधिकार दे दिया कि आप यहाँ से मछलियाँ पकड़ सकते हैं। और 2 माह बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, यानी कि फिर सरकार ने कहा था कि आने वाले 5 वर्ष तक जो मछली पकड़ने का जो कार्य है वो इन लोगों को दे दिया गया, जो स्थानीय लोग थे। और इस तरह से 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ था। यानी कि जब सरकार ने जो मछली पकड़ने का अधिकार है वो स्थानीय लोगों को दे दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी सही ढंग से आजीविका चलने लगी। और ये कोई 1-2 गांव की बात नहीं थी, ये एक बात थी 33 गांवों की। ठीक है ना, बहुत से लोगों की बात थी, यानी कि हजारों की संख्या के अंदर लोग थे। और जब उनकी आजीविका चलने लगी तो आसानी से उनका गुजारा चलने लगा और खुशी खुशी वो अपना जीवन यापन करने लगे। तो इसी के साथ जो नया साल आया था उनके लिए एकदम सही अर्थों के अंदर आरंभ हुआ था, सही ढंग से आराम से वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगे थे। तो इस तरह से ये कहानी थी तवा बांध के संदर्भ में, और लोगों ने अपने आजीविका के अधिकार के लिए संघर्ष किया, अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया
और अपने संघर्षों से उन्होंने जीत भी हासिल की और सरकार को घुटने टेकने पर भी मजबूर किया। और हमारे भारतीय संविधान के अंदर स्पष्ट प्रावधान भी है कि अगर जनता के हित के विरुद्ध अगर कोई कार्य हो तो जनता बेझिझक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर सकती है, सरकार पर दबाव डाल सकती है और अपने हितों को मनवा भी सकती है। लेकिन उनके द्वारा जो संघर्ष किए जाते हैं वो न्यायपूर्ण संघर्ष होने चाहिए। और ऐसे में देखिए यहाँ पर जो लोगों ने किया वो बिल्कुल अपनी आजीविका के लिए किया, क्योंकि आजीविका का हमें अधिकार है संविधान के द्वारा। तो इस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और उन्हें जीत भी मिली थी। उसके बाद अंतिम फैक्ट आ रहा है एक, वो फैक्ट आ रहा है सूचना के अधिकार के संदर्भ में, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखिए भारत के संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत कोई भी सरकारी कार्य होता है तो उससे संबंधित हम जानकारी ले सकते हैं भारतीय नागरिक होने के नाते, और ये अधिकार दिया है हमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो ये एक सामान्य सा फैक्ट आया है, इसको आप ध्यान रखना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के संदर्भ में। तो इस प्रकार से था हमारा ये चैप्टर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से समानता के अधिकार के लिए लोगों ने संघर्ष किया था। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी जो आपके नोट्स बन रहे थे वो मैंने आपको बनाकर उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आप पीडीएफ लेने के इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आप 7th क्लास पॉलिटी के सभी चैप्टर के 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर का कोर्स देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अनअकैडमी पर बनाया है और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वो कोर्स आप पक्का देखिएगा, उसको देखने से आप बहुत कम टाइम के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चन वहाँ पर बताए गए हैं, तो वो कोर्स आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है। तो इसी के साथ हमारी ये 7th क्लास की पॉलिटी की बुक भी हो जाती है समाप्त। इसके अंदर केवल और केवल 10 चैप्टर ही थे, सभी के सभी चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 8th क्लास की पॉलिटी की बुक स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक और शेयर कीजिए। चैप्टर से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम शुरुआत करेंगे 8th क्लास पॉलिटी की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।